Hello everyone. We have with us Vedika Yadav. She was a 2-year classroom student at Synergy Classes. तो आज हम इनसे इनके एक्सपीरियंस और जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला क्वेश्चन ये है कि आपने 10th तो OLF से किया था और उसके बाद में अब कुछ लोगों को ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी लगता है, बट लेट अस डेल्व इनटू दीज टॉपिक्स ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी को फ़ायदा हो सके. एक रहता है ये शेड्यूल, तब आप क्या एडवाइस करेंगी क्लास 11 के स्टूडेंट को जिसको स्कूल भी जाना है, फिर अपनी पढ़ाई भी करनी है, कोचिंग में भी तैयारी करनी है. ऑल्दो हम तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई ही कराते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जेई की प्रिपरेशन अलग है और स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग है. पढ़ाई तो पढ़ाई ही है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो. उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? बिकॉज़ आपका इतना सारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है स्कूल में एंड कोचिंग में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम टेबल. आपको मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा टाइम टेबल. एग्जैक्टली इतने बजे उठो, इतने बजे स्कूल जाओ, वापस आओ. एंड आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचेगा फॉर से एंटरटेनमेंट, टीवी, प्लेइंग गेम्स, मे बी वॉचिंग रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स. इसके लिए टाइम नहीं बचेगा, तो वो तो कम करना ही पड़ेगा. बाकी मतलब इट विल बी वेरी हेक्टिक. ट्राई करें कि स्कूल में एक्स्ट्रा पीरियड्स है, इंग्लिश वगैरह, लास्ट सीट पे बैठ कर अपना जेई की प्रिपरेशन कर लें. अदरवाइज तो और कुछ आई डोंट थिंक दे कैन डू. मतलब ये है कि डिसिप्लिन में रहते हुए जो हमको पता भी नहीं चलता, हम 1-2 घंटे जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही निकाल देते हैं बिट्स एंड पीसेज में, वो वाला टाइम अपना बचाना रहेगा. और अगर यूजुअली ये भी रहता है कि अगर कोई एकेडमिकली स्कूल में अच्छा कर रहा है तो स्कूल वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं. इन जनरल कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको स्कूल भी सपोर्ट करते हैं कि आप ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो और स्कूल में परफॉर्मेंस आपकी सही है तो थोड़ा सा वो आपके साथ में कोऑपरेट करें ताकि आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकें, मैनेज कर सकें. चलिए, ये तो जो है वो स्कूल से रिलेटेड हो गई. फिर 11th क्लास में जब आप आई थी, सिलेबस ऑब्वियसली क्लास 11 का काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10. तो इनिशियली बिल्कुल ओवरवेलमिंग रहता है. मतलब शुरू के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने काफ़ी स्टूडेंट को बहुत चैलेंजिंग लग रहे होते हैं. तो वो क्या आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ था? मतलब कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. हाँ जी, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो 11th का सिलेबस प्रिपरेशन AMU 11th एंट्रेंस के बाद स्टार्ट हुआ था. 11th एंट्रेंस का प्रिपरेशन तो इजी था, वो तो रिपीट ही था सिलेबस का. लेकिन तब ऐसा लगा था कि इतना सारा सिलेबस है, सडनली सब कुछ चेंज हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कैसे होगा ये डाउटफुल लगने लगा था. बट देन टीचर्स आर देयर, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और फैमिली इज़ देयर, तो मैनेज हो ही जाता है. धीरे धीरे करके स्टूडेंट को ये पेशेंस रखना चाहिए. हाँ जी, मतलब धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें कवर होंगी. फिर एक दूसरा क्वेश्चन हमारा ये भी है कि जब हम फाइनली एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 11th और 12th का दोनों का सिलेबस पूछा जाएगा. तो 11th क्लास में हम 11th पढ़ेंगे, 12th में हम जाके 12th पढ़ेंगे. बट 12th के बाद में जब हमको एग्ज़ाम देना होगा तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस, तो वो आपने इंडिविजुअली कैसे मैनेज किया था कि हम 12th जब 11th कर लेंगे, 12th में आएंगे तो चीज़ें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं. तो आपके केस में आपने उसको कैसे मैनेज किया था कि आप पुरानी चीज़ को भी आपको इतना ही इंटैक्ट रहे, वो कैसे मैनेज किया था? मैंने 12th के सिलेबस के साथ रिवीजन स्टार्ट कर दिया था 11th के सिलेबस का. तब मैं वीक में 2 बार टेस्ट दे रही थी, तो मैं कोशिश करती थी एक टेस्ट 12th के सिलेबस का दूं एंड एक टेस्ट 11th के सिलेबस का दूं. ऑल्सो मैंने वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स सेट कर लिए थे कि एक वीक में सर्टेन नंबर ऑफ 11th के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है एंड देन मंथ में भी सर्टेन नंबर कंप्लीट करना है. तो डेली टारगेट्स डिफ़िकल्ट होता है रिवीजन के लिए बिकॉज वो अचीव नहीं हो पाते जनरली. बट वीकली टारगेट्स ईजी है, डिपेंडिंग ऑन कौन से डे आपके पास फ्री टाइम है, कौन से में नहीं है, आप कंप्लीट कर सकते हैं. अच्छा, फिर यहाँ पर क्योंकि कंटेंट भी इस टाइम मतलब ये है, प्लेंटी ऑफ कंटेंट इज़ देयर कि हमारे पास प्लेट में इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं, हम
क्या खाएं उसी को लेके कंफ्यूज है, अगर एपेटाइट लिमिटेड है। यहाँ पर भी यही है कि सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टडी मटेरियल को लेके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपने क्या क्या बुक्स को रेफ़र किया, किन से क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिर टेस्ट का तो आपने बताया वही है ये वाली चीज़। तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए कि स्टार्टिंग फ्रॉम से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किए, कहाँ से कंसेप्ट बिल्डिंग हुई, किन बुक्स को आपने या किस स्टडी मटेरियल को रेफ़र किया, कैसे सब्जेक्ट तैयार किया? फिज़िक्स में तो सिर्फ सर के नोट्स से पढ़ाई की थी एंड कुछ पॉइंट्स जो नहीं समझ में आए थे वो HC वर्मा से समझे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैंने कोचिंग का मॉड्यूल्स इन PYQs आर द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिस। तो PYQ को मतलब कैसे यूटिलाइज करना है टेस्ट की फॉर्म में, या कैसे उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि पता तो सबको है PYQ करना है, बट आपकी क्या इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी रही थी, और करने के बाद में आपको क्या लगा कि व्हाट इज़ द राइट वे टू सॉल्व PYQs? मैं चैप्टर वाइज PYQs सॉल्व करती थी। जिस भी टेस्ट सब्जेक्ट चैप्टर का टेस्ट आने वाला है उसी के PYQs, टॉपिक वाइज अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है वो करती थी। मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर एज अ पेपर या टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है अभी तक। मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में करने की कोशिश करती थी, टाइम और फिर जो नहीं होते थे फिर उनको मतलब एनालाइज करके या सर से पूछ के जैसे भी। ओके। तो अच्छा, फिर केमिस्ट्री में क्या मटेरियल फॉलो किया आपने? केमिस्ट्री में आपके नोट्स सफिशिएंट फॉर थ्योरी, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT के सारे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन PYQs केमिस्ट्री में जी। केमिस्ट्री में लाइक NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PYQs आई गेस जो है वो बालाजी वाली बुक्स भी करी थी। हाँ जी। मतलब फिजिक्स में क्या, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में ही? जी। ठीक। फिर मैथ्स में तो सर के नोट्स से थ्योरी करी थी एंड सिंगेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिंगेज से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, मतलब पूरी सिंगेज करी थी ऑलमोस्ट? मतलब ट्राई करी थी, हो नहीं पाई थी। अच्छा, मतलब आपको कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। मतलब अगर कोई 11th की शुरू से ही करने लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे माइट भी पॉसिबल वो कर सकता है। अगर 11th की बिगनिंग से ही शुरू कर दें सिंगेज तो। चलिए ठीक। फिर यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आजकल तो मतलब आपने से पहले भी इसके बारे में बताया था, और आजकल क्योंकि क्लिक ऑफ अ बटन पे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी स्टूडेंट्स के पास में अवेलेबल हैं, बट ये इन जनरल देखा गया है कि ऑनलाइन में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं मगर उस टाइप का आउटपुट नहीं आ पा रहा, और स्पेशली जो एग्ज़ाम है हमारा JEE एडवांस, मतलब अल्टीमेट जो भी अगर क्लास 11 में कोई स्टूडेंट आता है उसका टारगेट यही रहता है कि या तो JEE मेन में बहुत अच्छा वो रैंक लेकर आए, मान ली उसको रिसर्च में भी जाना है तो ISC, IISER इन सब जगह जाना चाह रहा है तो भी उसकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, और या फिर जो IITs में जाना है तो उनका तो गेटवे JEE एडवांस ही है, और एडवांस का पेपर तो स्लाइटली मतलब एक हायर एंड पर ही चीज़ें पूछी जाती हैं और आपके अच्छे से वो कंसेप्ट चेक कर रहे होते हैं। तो क्या आपको मतलब लगता है कि ऑफलाइन अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या एडवांटेज हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन पढ़ने के, या क्या अगर कंपैरिजन करें तो आपका क्या इसमें टेक रहेगा? सर मुझे तो ऑफलाइन ही बेटर लगता है, बिकॉज आपके पास कोई ना कोई टीचर्स हैं जिनसे आप फिजिकली मिल रहे हैं, जाकर पूरा टाइम वो नोट कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या इम्प्रूवमेंट है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन फेस टू फेस डिस्कशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। क्लास के बाद डायरेक्टली आप तुरंत पूछ सकते हैं कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई। फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो सिर्फ पूछ लेना मुझे डाउट आया है, फिर उनका जवाब आएगा, फिर जब आप देखेंगे तो आप डिले बहुत हो जाता है ऑनलाइन में कोई भी डाउट्स पूछने में, लेकिन डिस्कशन जो हो सकता है डाउट्स के लिए ऑफलाइन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी क्लियरली समझ में आता है कि आपने कहाँ पर क्वेश्चन में गलती करी थी। मतलब अल्टीमेटली अगर हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, तो ये है कि आप मतलब फेस टू फेस डिस्कशन अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन एंड कंसेप्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर टेस्ट को आप कैसे एनालाइज करती है? बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी कहना रहता है कि टेस्ट है, अगर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे, या टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट कैसे दिए जाएं
और फिर पोस्ट टेस्ट कैसे उनका फ़ायदा उठाया जाए, टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए, या टेस्ट को हम एक अपना पाथवे बना के परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करें। टेस्ट को देना तो वैसे ही चाहिए जैसे आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, प्रॉपरली पूरा एफर्ट लगाना है, ये नहीं सोचना कि टेस्ट ही है सिर्फ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देना उसी माइंडसेट के साथ है। बाकी टेस्ट की एनालिसिस जितना, जैसा आप कहते हैं, जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है उतनी इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस है। तो 3 आवर्स टेस्ट में लग रहे हैं तो 2.5 to 3 आवर्स ही उसके एनालिसिस में लग जाते हैं आपको। एंड इट इज़ वर्थ इट, मतलब इट इज़ वर्थ इट डेफिनेटली, क्योंकि अदरवाइज टेस्ट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे कि आपने मिस्टेक्स कहाँ करी हैं। तो जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, उनमें आपको देखना चाहिए कि आपने जितना टाइम रिक्वायर्ड था उसी में किए हैं या एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो क्यों लिया है। फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें क्लियरली आपको नोट करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। जस्ट सेइंग कि सिली मिस्टेक कर दी इज़ नॉट इनफ। सिली मिस्टेक एडिशन में करी है, मल्टीप्लिकेशन में कर दी, कैलकुलेशन एरर है, या कॉन्सेप्ट में ही सिली मिस्टेक कर दी है, यू शुड नो दैट। फिर कॉन्सेप्ट में गलती है आपकी तरफ से या कोई पॉइंट है जो आपने कवर नहीं किया है अभी तक, यू शुड क्लियरली फिगर दैट आउट। बाकी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी क्यों छोड़े हैं, क्या उनमें कैलकुलेशन में गलती हो रही थी, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, वो आपको प्रॉपर्ली लिख भी लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। एंड देन बिफोर एवरी टेस्ट प्रीवियस एनालिसिस को देख लीजिए कि कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सिली मिस्टेक्स स्पेशली। मैं हर टेस्ट से पहले देखती थी कि लास्ट टेस्ट में क्या सिली मिस्टेक्स करी थी, तो उससे सिली मिस्टेक्स का नंबर डेफिनेटली रिड्यूस हो जाता है। मतलब टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करके हम आने वाले जो टेस्ट हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। अच्छा, प्रिपरेशन में जैसे स्टूडेंट मतलब कई बार बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी है, फिर पढ़ाई भी है, कोई स्कूल में भी टेस्ट होने वाला है, कोचिंग में भी टेस्ट होने वाला है, होमवर्क है, सब्जेक्ट है, बैकलॉग है, अक्सर ये प्रॉब्लम फेस कर देते हैं, तो मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, या अगर आप कभी मान लीजिए कोई बैकलॉग हो गया है तो वो कैसे कवर करना चाहिए स्टूडेंट्स को? स्ट्रेस के लिए तो मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। 10 to 15 मिनट्स डेली, सुबह या रात को सोने से पहले, जब भी आपको टाइम मिले निकाल कर, यू शुड डेफिनेटली डू दैट। बाकी यू शुड हैव पीपल विद यू, फ्रेंड, टीचर्स, पेरेंट्स, किसी से तो आपको बात करनी चाहिए। अगर स्ट्रेस है तो अपने छुपाना नहीं चाहिए, मतलब जितना बात करेंगे उतना स्ट्रेस कम होगा, लोग आपको हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हॉबीज़ आर इम्पॉर्टेंट। 2 years में डेफिनेटली कोई ना कोई हॉबी मेंटेन करके चलनी चाहिए, जितना भी टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत रखना चाहिए। एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सरसाइज ऑब्वियसली डोपामिन रिलीज करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो मतलब आप 2 साल जैसे प्रिपरेशन कर रही थी, तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के लिए, दौड़ने भागने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकाल रही थी? हाँ जी, मेरा तो 35-45 मिनट्स डेफिनेटली डेली होता था। डेली मतलब क्या कुछ रनिंग, साइकिलिंग, क्या चीज़, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, क्या करती थी आप? 11th में मैं वर्कआउट्स कर लेती थी एंड साइकिलिंग करती थी शाम को। 12th में मैं साइकिलिंग करती थी सिर्फ, और क्योंकि मैं कथक करती हूँ तो उसके लिए टाइम निकालती थी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यू ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी एक मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, और वो अकॉर्डिंग टू यू प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। कुछ लोगों को लगता है कि डेली हाफ एन आवर टाइम वेस्ट है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बट आप कहती हैं इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो हाफ एन आवर वेस्ट नहीं होता है, उससे आप और आगे 2-3 घंटे की पढ़ाई ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक। और बैकलॉग्स को अगर मान ली किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई फैमिली में कोई इश्यूज हो गए, या उस दौरान वो पढ़ाई नहीं कर पाया था, 15-20 दिन डिस्टर्ब रहा, फॉर वट एवर रीजन्स, फेजेस आते हैं क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन की जर्नी है, और उसका बैकलॉग इकट्ठा हो गया, कुछ चैप्टर्स हैं उसके नहीं हो पाए, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा फिर मतलब कॉन्फिडेंस एकदम जो है वो शेक कर जाता है। कैसे बैकलॉग की रिकवरी कैसे होनी चाहिए? मतलब प्रेजेंट सिलेबस भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, बैकलॉग भी हो गया होता है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में अगर आ जा रहा है, उसके पुराने चैप्टर्स हैं जिनमें वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ा हुआ है, कैसे मैनेज करें स्टूडेंट्स इस चीज़ को?
कोशिश यही करनी पड़ेगी कि एफिशिएंसी बढ़ा दें, बिकॉज टाइम तो 24 आवर्स ही है हमारे पास दिन में, काम बढ़ गया है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी एंड थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट गिव अप करना पड़ेगा, टीवी कम कर दें। मोबाइल ऑब्वियसली यूबिक्विशियस है, हर जगह है, लोगों के हाथ में मोबाइल है और क्लिक ऑफ अ बटन पे इंटरटेनमेंट अवेलेबल है। तो मोबाइल फ़ोन के मिसयूज़ से कैसे बचें और एडिक्शन से कैसे बचें, उससे फ़ायदा कैसे उठाएं, जो उसके अगर नुकसान हैं उससे अपने आप को कैसे बचाएं। तो क्या आपने भी मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की प्रॉब्लम फेस करी है? कैसे मतलब उसको कंट्रोल कैसे किया आपने 2 साल 11-12 में? मुझे तो डर लगता है इंस्टाग्राम रील्स देखने से, क्योंकि एडिक्शन हो जाएगा। आई नो वो हो ही जाता है, वो इसी तरह डिज़ाइंड है। तो इंस्टाग्राम पे मैं नहीं थी, आई एम स्टिल नॉट देयर, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते। यूट्यूब में हिस्ट्री बंद कर देते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं आते हैं, सजेस्ट नहीं होते हैं, तो उससे बच सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई नोट कर रहा है घर में, मतलब मेरे घर में मेरे पेरेंट्स पूरा टाइम देखते हैं कौन कितना मोबाइल यूज़ कर रहा है, चेक कर लेता है फ़ोन उठा कर कि कितना यूज़ किया हुआ है। तो पूरा टाइम एक वो था कि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टोक देंगे, तो उसकी वजह से कभी भी मोबाइल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो मतलब खुद ही एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि ये एक एडिक्टिव चीज़ है। हाँ एंड ये हमारा काफ़ी टाइम ख़राब कर देगी, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ जी। चलिए, और फाइनल मतलब मैसेज जो जैसे जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रिपरेशन हमें क्या क्या सिखाती है, किस टाइप से, क्या मतलब हमें मेंटल टफनेस देती है, या क्या इससे हम आगे के लिए सीख सकते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? जेई की प्रिपरेशन इस चीज़ से जज नहीं करना चाहिए कि प्रिपरेशन कितनी हेल्पफुल है, कि आपका हुआ एडवांस नहीं हुआ, आईआईटी मिला नहीं मिला। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उससे लेसन्स लें। आपको टाइम टेबल बनाना सिखा देगी, डिटर्मिनेशन आप में आ जाएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर लेसन्स फॉर लाइफ, जो आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ आपको आगे हेल्प करेगा। बाकी आपको एक्चुअली खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका पोटेंशियल कितना है। हम जनरली अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जेई की प्रिपरेशन से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि आपका पोटेंशियल बहुत और ऊपर है जितना आप इमेजिन करते हैं उससे। मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज़ कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अच्छे से हमने प्रिपरेशन करी, जो कि बिल्कुल स्टूडेंट के हाथ में है, वो एफर्ट अब दे सकता है, तो भले ही सिलेक्शन नहीं भी हुआ मगर इतना कुछ हम सीख जाएंगे अपना, मतलब दिन कैसे हमको बिताना है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन आ रहा है, मतलब इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि इवन इफ़ वी डिडंट गेट सेलेक्टेड, वो हमको और हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा देगा। हाँ, और स्ट्रेस भी मैनेज करना सिखा देगा, मतलब जितना स्ट्रेस रहता है वो भी सिखा देगा टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करके हमको चलना है। सब्जेक्ट्स में ये रहता है, स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है, वो फिर उसी को पढ़ रहे होते हैं और कुछ एक सब्जेक्ट को निगलेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये कैसे आपने बैलेंस मेंटेन किया था कि नहीं, तीनों सब्जेक्ट्स को हमको अच्छे से ध्यान देना है? ये तो फोर्स ही करना पड़ता है। केमिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो बाकी मैथ्स इज़ ऑल्सो स्कोरिंग, फिजिक्स इज़ ऑल्सो स्कोरिंग, एंड ग्रेड तो तीनों से ही आएगा टोटल। तो तीनों को खुद ही फोर्स करना पड़ेगा कि कोई चीज़ बुरी भी लगती है तो भी उसको कड़वी दवाई समझ के करते रहना है। मतलब ये है कि वैसा इमोशनली नहीं सोचना है, प्रैग्मेटिकली सोचना है कि हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकें। चलिए, तो काफ़ी एक इंसाइटफुल डिस्कशन रहा और आई होप कि जो आगे स्टूडेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।